चलिए, तो हम लोग देखा जाए तो रासायनिक इकाई के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। नहीं, रासायनिक इकाई का मतलब आपको हम पढ़ा दिए थे। मोलरता, नहीं नॉर्मलता, मोललता, मोल अंश और फॉर्मलता, इस सब के बारे में आपको हम पढ़ा दिए थे। ठीक है। अब रासायनिक इकाई के बाद हम लोग देखा जाए यहाँ से, तो अब हम लोग फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे आ जाए। नहीं, और थ्योरेटिकल पोर्शन की पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं। चलो ध्यान दिया जाए। देखो, हम लोग देखें अगर तो हम लोग 3 प्रकार के विलयन के बारे में पढ़े थे। 3 प्रकार के विलयन के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद है? द्रवीय विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। नहीं, द्रवीय विलयन में हम बताए थे कि द्रवीय विलयन में 3 तरह के होते हैं। नहीं, द्रव्य में ठोस, द्रव्य में द्रव्य और द्रव्य में गैस, ये हम बताए थे। ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ठोस विलयन भी उस तरह से हम लोग पढ़े थे, और उस तरह से हम लोग गैसीय विलयन पढ़े थे। ठीक है। लेकिन हम लोग का जो विलयन चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको द्रवीय विलयन के बारे में ही पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। हम लोग को देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग को द्रवीय विलयन के बारे में ही पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये देख रहे हैं। चलो, जब भी हम लोग कहा जाता है द्रवीय विलयन, ध्यान रखना है। जब भी आपको द्रवीय विलयन कहा जाए तो द्रवीय विलयन का मतलब एक कन्फर्म होता है कि इसमें विलायक क्या होगा, द्रव्य। नहीं, इसमें ये कन्फर्म होता है कि आपका विलायक जो होगा वो क्या होगा, द्रव्य होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब द्रवीय विलयन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। द्रवीय विलयन जो है ये 3 प्रकार के, इसमें पहला द्रव्य में ठोस। नहीं, हम लोग यहाँ से बात करें तो बोल सकते हैं कि द्रव्य में ठोस। दूसरा आप बात करें तो द्रव्य में द्रव्य की बात करते हैं। और अगर तीसरा हम लोग पॉइंट दें तो द्रव्य में गैस, ध्यान रखना है। तो इसमें 3 तरह के विलयन के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ाया गया है। द्रव्य में ठोस के बारे में, द्रव्य में द्रव्य के बारे में और द्रव्य में गैस के बारे में। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो भाई देखते हैं बारी बारी से, देखा जाए। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, विलयता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना है, हम लोग का यहाँ से टर्म आ रहा है सॉल्युबिलिटी, विलयता। देखा जाए, अब अगर कोई पूछता है हमसे कि विलयता किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। विलयता किसे कहते हैं तो ध्यान रखना है, निश्चित ताप पर तथा निश्चित दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम विलय की मात्रा जितनी उपस्थित रहती है या जितनी घुल सकती है, उसी विलय की मात्रा को उस विलयन की विलयता कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में जितना हम अधिकतम विलय घुला सकते हैं, उस अधिकतम विलय की मात्रा को ही विलयता कहते हैं। यानी विलयता क्या है, कोई बोलता है कि विलयता निकालो, इसका मतलब क्या है? नहीं, कि विलय की मात्रा निकालो, बस में आ रहा है। और विलय की कौन सी मात्रा? वह मात्रा जो किसी भी विलायक को संतृप्त बना दे। ध्यान रखना है। जैसे
विलायता का मतलब क्या हुआ भाई, समझ ले। जैसे मान लो कि 1 गिलास पानी लिए, तो 1 गिलास पानी यानी कि विलायक की मात्रा निश्चित हो गई। ठीक है, 1 गिलास पानी। टेम्परेचर उसका हम क्या किए, नॉर्मल ले लिए। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम कितना ले लिए, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए। प्रेशर 1 एटीएम लगता है, प्रेशर 1 एटीएम ले लिए। अब 1 गिलास पानी में हम लोग पहले 5 ग्राम चीनी मिलाए, घुल गया, तो वो 5 ग्राम जो विलय की मात्रा है वो विलयता नहीं कहलाएगी। फिर हम 5 ग्राम और चीनी डाले, वो भी घुल गया, 10 ग्राम हो गई, नहीं, अभी भी विलयता 10 ग्राम नहीं कहलाएगी। अब हम उसमें और 5 ग्राम डाले, उसमें से 2 ग्राम आपका चीनी और घुल गया, और 3 ग्राम चीनी नीचे बैठ गया, नहीं, यानी कि अब पानी जो है हम लोगों का उससे ज्यादा चीनी नहीं घुला सकता है। तो टोटल चीनी घुला है कितना, 12 ग्राम। नहीं, तो अधिकतम विलय की वह अधिकतम मात्रा, नहीं, जो मैक्सिमम उसमें घुल सकती थी, तो अधिकतम कितना घुला, 12 ग्राम, तो उसकी विलायता कितनी होगी, 12 ग्राम। या हम किसी कहें कि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए विलय की जितनी अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होती है उसी मात्रा को विलयता कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो उसी बात को हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, विलयता के लिए अगर कोई बोल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं विलय की वह अधिकतम मात्रा, विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए विलायक, ध्यान रखना है, विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी, यहां पर किसी होगा ना, जो किसी दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त कर दे, संतृप्त कर दे निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर। निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर। ध्यान रखना है, तो विलायक की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त कर दे निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर, उसी मात्रा को, उसी मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप बोल सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। तो विलयता क्या है ये हम लोग बता सकते हैं। तो विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त कर दे निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर, उसी मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। यानी विलयता जो है एक्चुअली विलय की मात्रा है, नहीं, जो किसी भी दिए गए विलायक को संतृप्त बना दे। ध्यान रखना है, यानी कि विलायक का पेट भर दे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। इसमें दिक्कत है, ठीक है, चलो। आए, तो वो बच गया तो बच गया, वो छिप रह गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को विलयता के बारे में बताया गया। अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है द्रव्य में ठोस का विलयन। द्रव्य में ठोस का विलयन सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ना है। चलो वही हम लोग देखते हैं। देखा जाए, अब किसी भी द्रव्य में ठोस के विलयन के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। द्रव्य में ठोस का विलयन हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है इसमें कि द्रव्य में ठोस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ विलायक क्या है, विलायक बराबर द्रव्य है। और इसमें विलय क्या है, विलय जो है आपका वो क्या है, ठोस है।
ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो विलायक आपका द्रव्य है और विलय आपका ठोस है। ठीक है। जनरली देखिएगा तो विलायक जो है उसको ए से दर्शाया जाता है और जो विलय होता है इसको बी से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी विलयन बनता है, नहीं, कोई भी विलयन बनता है तो इसमें तीन तरह का आकर्षण बल लगता है। एक होता है विलायक विलायक आकर्षण बल, विलायक 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 आकर्षण बल एक होता है आपका। एक होता है आपका विलय विलय, बी का मतलब क्या है, विलय विलय आकर्षण बल। और तीसरा आपका होता है विलायक विलय आकर्षण बल। ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा किसी भी विलयन में, यहां पर हम ऐड कर दें, ध्यान रखना है किसी भी विलयन में कोई पूछता है कितने प्रकार का आकर्षण बल लगता है, तो किसी भी विलयन में तीन प्रकार का आकर्षण बल लगता है। नहीं, विलायक विलय आकर्षण बल, विलय विलय आकर्षण बल और विलायक विलय आकर्षण बल। ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे समझ लो। जैसे हम लोग देखें अगर तो हम लोग नमक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl। आप NaCl को देख रहे हो तो NaCl में आपका होता क्या है, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस आपका क्या है, धन आयन, और Cl माइनस क्या है, ऋणायन है। ठीक है। तो एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो इनके बीच में आकर्षण बल है कि नहीं है, है नहीं, तो इसको बोलते हैं विलय विलय आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, विलय विलय आकर्षण बल। ध्यान रखना है। ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लो H2O, जनरली जो विलायक का काम करता है। नहीं, तो आप H2O में देखोगे अगर तो H2O आपका OH और यहाँ पर आपका H होता है। इस पर होता है पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव और इस पर होता है पॉजिटिव। इसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है। नहीं, तो जिस तत्व की विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है उस पर ऋण आवेश आता है, आंशिक ऋण आवेश, इसको कहते हैं आंशिक धन आवेश, जिसको कहते हैं आंशिक धन आवेश। ध्यान रखना है। तो ये आपका एक जल का एक अणु है। ध्यान रखना है। अब जल का दूसरा अणु लीजिए, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो इनके बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जल के कण जो होते हैं उनके कणों के बीच में भी आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके इनके बीच में आकर्षण बल है। नहीं, इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, विलायक, ये क्या है विलायक, ये क्या है विलायक। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया गया है, विलायक विलायक आकर्षण बल। नहीं, तो ये हो गया आपका विलय विलय आकर्षण बल, ये हो गया आपका विलायक विलायक आकर्षण बल। ध्यान रखना है। नहीं, अब आप क्या करते हो, नमक को पानी में डालते हो। क्या करते हो, नमक को पानी में हम लोग डालते हैं। तो जब भी हम नमक को पानी में डालेंगे, ध्यान रखना है, नहीं, तो ये जो आकर्षण बल है इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना है। ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, यानी कमजोर बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड आपका कमजोर बॉन्ड होता है। ठीक है। तो जब भी पानी में आप नमक को डालोगे, नहीं, तो पानी के कण आपस में सटे हुए हैं, उनके बीच बॉन्ड बना हुआ है, वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो जैसे ही पानी में आप नमक डालोगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, नहीं, और नमक आसानी से पानी के अंदर चला जाता है। मेरी बात समझ आ रहा है, यानी कि नमक पानी के अंदर जा रहा है तो पानी और पानी के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ते हुए जा रहा है। ध्यान रखना है। नहीं, अब पानी का आकर्षण बल टूटा, नमक अंदर गया, नहीं, तो पानी के अंदर कौन आ गया, नमक। पानी के अंदर कौन आ गया, नमक। नहीं, तो अब पानी के अंदर अगर नमक आया है तो पानी भाई जाके देखेगा ना कि कौन आया मेरे अंदर, बस मेरा है। तो पानी का कौन कहता है भाई कौन आया, डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, तो पानी के कण जो हैं वो नमक के कण की तरफ दौड़ जाते हैं। नहीं, कि दोस्ती करने वाला कौन पहुंचा है कि बिना दोस्ती करने वाला कौन पहुंचा है। बात समझ में आ रहा है। तो उनको देखने के लिए
पानी के कण जो है नमक के कण की तरफ दौड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे। चलिए, जैसे Na प्लस देखा जाए, यहां से हम लोग जैसे बना रहे हैं, मान लो एटम कैसा होता है जी? स्फेरिकल होता है। चलो, तो मान लो कि यहाँ पर हम लोगों का ये जो है इसमें प्लस साइन दिया है, यानी कि Na प्लस है, इसमें माइनस साइन Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये दे दिया गया। नहीं तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस आपस में सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है? सटा हुआ है, ध्यान रखना है। अब मान लो कि यहाँ पर आपका Cl माइनस है, Na प्लस है, ये पानी के अंदर आप डाल दिए तो पानी के कण यहाँ पहुंचे। अब इस Na प्लस के पास, इस Na प्लस, Na पर प्लस चार्ज है, तो इस पर कौन पहुंचेगा? ऑक्सीजन की हाइड्रोजन? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, नहीं तो प्लस को माइनस आकर्षित करेगा। नहीं तो पानी में ऑक्सीजन पर होता है माइनस और हाइड्रोजन पर होता है प्लस, हाइड्रोजन पर होता है प्लस, तो क्या हाइड्रोजन वाला इंड इसके पास जाएगा? नहीं, क्योंकि इस पर तो प्लस चार्ज है, तो इसके नजदीक कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो फोटो कुछ इस तरह का बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस पर होता है निगेटिव चार्ज, तो यह इस पर आकर्षित करेगा। यहां पहुंचा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से दूर रहेगा, निगेटिव, ये इसको पकड़ेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, निगेटिव चार्ज, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? इस एक Na प्लस पर बहुत सारे पानी कण आके चिपक जाएंगे, नहीं, क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है और पानी में ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये सब इस पर आके चिपकेंगे, नहीं, और इनको खींचेंगे। चलिए ना, आपको पानी का सैर कराते हैं, निकलिए ना इसमें से, आप कहाँ इसमें सटे हुए हैं, निकलिए इसमें से। ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। सेम कहानी यहाँ पर सोचो, यहाँ पर कौन है? Cl माइनस, इसके नजदीक कौन पहुंचेगा? हाइड्रोजन। देखा जाए, इसके नजदीक हम लोग का पहुंचेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये पोर्शन हो गया ऑक्सीजन, इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये इसको आकर्षित करे कि नहीं करेगा? करेगा, ध्यान रखना है। तो इनके इनके बीच में आकर्षण होगा। वैसे ही यहाँ पे और हाइड्रोजन पहुंचेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो हाइड्रोजन वाला कण इसको खींच रहा है, निगेटिव वाले पार्ट को, और जो ऑक्सीजन वाला कण, ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है वो Na प्लस को खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा? अगर पानी, अगर ये आपका पानी दिया हुआ है, नहीं, पानी और इस नमक का जो Na प्लस है, इनके बीच का आकर्षण बल अगर ज्यादा हो जाए, इनके और इनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। आकर्षण बल ज्यादा का मतलब इसका खींचने का ताकत ज्यादा हो जाए, नहीं, इनके कणों के बीच के आकर्षण बल से, तो क्या ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर नमक का एक पत्थर ले लें और उसको पानी में डालते हैं, तो धीरे धीरे कहे वो कण उसमें से निकल के पानी में घुलना शुरू हो जाता है। तो जो धीरे धीरे निकल रहा है उसको निकाल कौन रहा है? पानी के कण, नहीं, क्योंकि पानी के कण और नमक के कण के बीच में आकर्षण बल है, नहीं, ये आकर्षण बल ज्यादा होने लगता है, इसलिए यह बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो कुछ देर के बाद सिचुएशन क्या हुआ देखा जाए। कुछ देर के बाद अगर देखें हम लोग, तो कुछ देर के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि जो आपका Na प्लस है उसको ऑक्सीजन वाला इंड लेकर पानी का सैर करवाए कि नहीं करवाएगा? अब देख लो, ये Na प्लस इसमें से निकल गया, निकल के अलग हो गया, नहीं, अलग हो गया। अब ऑक्सीजन वाला पोर्शन इसको पकड़ लिया, आप पकड़ के इसको पानी में ऊपर नीचे दाएं बाएं घुलाना शुरू कर देगा, नहीं करेगा क्या? सेम एज ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस भी समझो कि यहां से निकल गया, तो निकल गया तो घुल गया, तो इसका मतलब इसको कौन घेरेगा? इसको हाइड्रोजन वाला इंड जो है वो लेके चारों तरफ से घुमाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, दिक्कत है? होगा ना जी। तो इस फिगर से क्या मालूम चला? इस फिगर से हम लोग को ये मालूम चला कि कोई भी ठोस द्रव्य में तभी घुलेगा, कोई भी ठोस द्रव्य में तभी घुलेगा जब विलय विलय कणों के बीच का आकर्षण बल, विलय विलय कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो, विलायक विलय आकर्षण बल के आकर्षण बल से, नहीं, यानी यह आकर्षण बल कमजोर हो जाए और यह आकर्षण बल जो लग रहा है वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए।
नहीं, तो उस केस में कोई भी ठोस जो है वो द्रव्य में घुल जाएगा। बस में आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ठोस द्रव्य में तभी घुलेगा जब कोई भी ठोस द्रव्य में तभी घुलेगा जब, देखो तो, ए बी आकर्षण बल, तो ए बी आकर्षण बल का मतलब विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल, नहीं क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बी बी आकर्षण बल, बी बी आकर्षण बल से, नहीं, तथा ए आकर्षण बल से, ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ द्रव्य में तभी घुल सकता है, कोई भी ठोस पदार्थ द्रव्य में तभी घुल सकता है, नहीं, जब उस द्रव्य और उस ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो क्या ठोस जो है वो द्रव्य में घुलेगा? नहीं घुलेगा। जैसे आप लोहा का एक गोल ले लीजिए, लोहा का गोली गोल, और उसको उठाकर पानी में डाल दीजिए, नहीं तो वो नहीं घुल पाता है। क्यों नहीं घुल पाया भाई? इसका मतलब हुआ कि लोहे के जो कण हैं, जो गोली आप डाले हैं वो लोहे के कणों से बना हुआ है, लोहे के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा है। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पानी को जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, नहीं, इसलिए लोहे के कण को वो नहीं घुला पाता है। लेकिन नमक के कणों को घुला दे रहा है, तो नमक के कणों को घुला दे रहा है, इसका मतलब हुआ अच्छा पानी के पास नमक के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए पानी के कणों के पास उतनी पर्याप्त ताकत है, इसलिए वो घुला दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहला कंडीशन यही था, हम लोग विलयता ही पढ़ रहे थे, नहीं तो विलयता में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी ठोस द्रव्य में कब घुलेगा। तो कोई भी ठोस द्रव्य में कब घुलेगा, कोई पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं, जब निश्चित रूप से ठोस के कण तथा द्रव्य के कणों के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो, यानी विलायक और विलय के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो। किससे? विलय कणों के आकर्षण बल से और विलायक कणों के आकर्षण बल से। बस मेरा है ना? नहीं, तभी हम लोग का ठोस घुल सकता है, इसमें दिक्कत है। कोई भी ठोस द्रव्य में घुलने लगा तो इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। कोई भी ठोस अगर द्रव्य में घुलने लगा तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है। तो विलीनीकरण का मतलब समझ आएगा ना? चलिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है, कभी कभी जैसे आप याद कीजिए, अभी हम बोल रहे थे कि 1 गिलास पानी लिया जाए और 1 गिलास पानी में हम लोग क्या करते थे, 5 ग्राम चीनी डाले, घुल गया, फिर 5 ग्राम चीनी डाले, वो भी घुल गया, फिर 5 ग्राम और डाले, उसमें से 2 ग्राम घुला और 3 ग्राम नीचे बैठ गया, यानी कुछ कण बच गए, कुछ कण क्या हो गया, बच गया। चलो थोड़ा समझो इस बात को। नहीं, कुछ तुम्हारा कण जो है वो बच गया, मान लो, यानी कि मान लो कि तुम्हारा एगो Na+ एगो Cl- बच गया, अब बाकी सब क्या हो गया, घुल गया, बाकी सब क्या हो गया, पानी में घुल गया। आई दूगो बेचारा बच गया, कि पानी का पेट भर गया, वो कह रहा है कि ना ना अब तुमको नहीं खाएंगे, तुमको खाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं, ये बोल रहा है हमको भी पानी में सैर कराता कितना अच्छा रहता, नहीं, लेकिन इसको पानी में वो नहीं सर, क्योंकि पानी का जितना जितना उन्हें कैपेसिटी था वो कैपेसिटी खत्म हो चुका है, नहीं। चलो, अब यहां से हुआ क्या, ध्यान समझना है, यहां पर एक Na+ है, ये आपका एक Na+ है। अब इस Na+ को हम लोग का ऑक्सीजन वाला इंड जो है वो घेरे हुए है, घेरे हुए है, ठीक है। अब यह जो आपका Na+ है, ये Na+ घूमते फिरते नहीं आके इससे कभी टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है? टकरा सकता है। एक ही बर्तन में है भाई, नहीं, मान लीजिए आप बर्तन बना दीजिए कि भाई एक ही बर्तन में सब हो रहा है प्रक्रिया, टकरा सकता है? नहीं। अब ये इसी में घुला हुआ है, पानी उसको घुमा फिरा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं, धीरे धीरे ले जा रहा है, तले नीचे हूं कहीं कहीं लेते आया था, टकरा गया, तले Cl- Na+ नहीं का पुराना दोस्ती जो था वो जाग गया, नहीं हो सकता ऐसा? बस में आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यह जो है ये जाकर इस पर चिपक जाए, नहीं हो सकता है? ये जाकर इस पर चिपक गया,
ध्यान रखना है। पानी अपना मूव कर रहा है, चले ले घूम रहा है, नहीं तब तक क्या हुआ, जैसे ये टकराया तो चिपक गया थोड़ा देर के लिए। फिर पानी को ध्यान में आएगा तो पानी क्या करेगा, उसको खींचेगा बाहर। नहीं, अगर इस Na+ को नहीं खींचा है तो इसको खींचेगा। बस मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो घुले हुए विलय के कण हैं, जो घुला हुआ, जो पानी के साथ है वो क्या हुआ, घुला हुआ, नहीं ये है बैठा हुआ। तो घुला हुआ जो विलय का कण है वो बचे हुए विलय के कणों के साथ नहीं चिपक सकता है। चिपक सकता है, नहीं चिपक सकता है, चिपक सकता है, बचे हुए विलय कणों के साथ चिपक सकता है, एक परिस्थिति। दूसरा परिस्थिति ये भी हो सकता था कि मान लो कि यहाँ पर Na+ साहब थे, यहाँ पर ये Cl- साहब थे, नहीं, और इनको घेरे हुए कौन था, हाइड्रोजन घेरे हुए था, इनको हाइड्रोजन घेरे हुए थे। यहाँ ऑक्सीजन हम लिख नहीं रहे, आप समझ लो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, इनको हाइड्रोजन घेरे हुए था। तो हो सकता था कि ये जो कण थे नहीं घूमते फिरते गए और थोड़ा सा पानी से स्पेस इनको मिला तो भी चिपक सकते थे आपस में, संभावना है कि नहीं है? बस में आ रहा है। तो घुले हुए कण, घुले हुए विलय के कण अगर आपस में चिपक जाए, नहीं आपस में क्या हो, चिपक जाए, तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण जो है वो दो तरीके से हो सकता है, नहीं एक तो बचे हुए विलय के कण हैं उनके साथ क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हो सकती है कि जो घुले हुए कण हैं बचे हुए कण के साथ टकराएं और थोड़ा चिपक गए। बात समझ में आ रहा है? या जो घुले हुए कण है वही कभी आपस में टकराए घूमते फिरते, नहीं तो पुराना दोस्ती, उनको प्लस और माइनस का दोस्ती है भाई, प्लस और माइनस आपस में फिर चिपक गए, नहीं भले पानी उनको फिर खींच कर ले, अरे ये क्या, नहीं घुले हुए हमारे साथ है तो मेरे साथ ही रहिए, ये पुराना दोस्ती ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे, खींच के फिर उनको अलग कर देंगे। तो जब जब घुले हुए कण आपस में चिपकेंगे तो उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण, नहीं, और जब जब चिपके हुए कण टूट के पानी में घुलेंगे उसको कहेंगे विलीनीकरण। क्या कहेंगे उसे, विलीनीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है कि ठोस कणों की मात्रा ज्यादा है, पानी, वो विलायक वही है, ध्यान रखना है, तो उसी का चलती चलेगा ज्यादा, ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी विलयन में शुरू में विलीनीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, शुरू में विलीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है, क्योंकि पानी में आप थोड़ा सा ठोस डाले, पूरा पानी का कण भीड़ गया, एक गो Na+ पर 100 गो पानी का कण चिपक गया, उनको पूरा खींच रहा है, निकलिए 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 इसमें से निकलिए, नहीं बस में आ रहा है, उनको पूरा ठोक पीट के कैसे होकर निकाल दिया। ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान रखना। शुरू में विलीनीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, नहीं धीरे धीरे पानी का विलीनीकरण का प्रक्रिया स्लो होते जाता है, कुछ देर के बाद क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया समान दर से चलने लगती है, नहीं यानी पानी आराम से सब कुछ स्थिर हो चुका है, सब कुछ क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है, लेकिन नहीं होता कि एक कण चिपक गया फिर पानी से खींच लिया, तो जब चिपका तो क्रिस्टलीकरण, खींच लिया तो विलीनीकरण, यानी रेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो जिस समय किसी भी विलयन में विलीनीकरण का दर और क्रिस्टलीकरण का दर समान हो जाए तो समझ जाइए कि आपका अब विलयन संतृप्त हो गया, विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू में विलीनीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी, यानी कि पानी को भूख लगा था, तेजी में नहीं घुला रहा था, नहीं क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया बहुत स्लो थी, ध्यान रखना है, ठीक है। एक समय ऐसा है कि अब जितने कण चिपक रहे हैं फिर उतने कण घुल जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पानी का पेट भर गया। तो जिस समय विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया समान हो जाती है उस समय हमारा विलयन क्या होता है, संतृप्त हो जाता है। बोलो दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। तो हम लोग को यहाँ से समझ में आया पहला पॉइंट कि कोई पूछता है कि किसी भी ठोस में, किसी भी ठोस में नहीं, किसी भी द्रव्य में कोई भी ठोस कब घुलेगा, तो हम लोग पहला पॉइंट ये समझ गए कि जब विलायक और विलय के कणों के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होगा, नहीं विलय विलय आकर्षण बल से तथा विलायक विलय आकर्षण बल से, तभी कोई भी ठोस द्रव्य में घुलेगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। नहीं, दूसरा समझना कि विलीनीकरण किसे कहते हैं, तो समझ में आया कि कोई भी ठोस को आप द्रव्य में डालते हो, नहीं, और अगर ठोस कण घुलना शुरू कर दें तो इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं, ये समझ में आया। कोई पूछ जाए क्रिस्टलीकरण क्या है, नहीं, तो घुले हुए कण, घुले हुए विलय के कण जब आपस में चिपक जाएं तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब
एक समय ऐसा आता है जब विलीनीकरण का दर और क्रिस्टलीकरण का दर समान हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस समय आपका जो विलयन होता है वो क्या होता है? संतृप्त हो जाता है। बोलो, इतना में दिक्कत है किसी को भी? बोलिए। क्रिस्टलीकरण नहीं, और छेप से भी कर सकता है। नहीं, या आपस में जो घुले हुए कण है वो भी कभी आपस में टकराते हैं तो वो भी आपस में चिपक जाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपका मान लो 12 ग्राम चीनी घुलाने का क्षमता था और 12 ही ग्राम आप डाले हैं, तो सवाल उठता है कि क्या सर उसमें क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई क्या? हो सकती है। नहीं, क्योंकि घुले हुए कण भी तो उसी में घूम रहे हैं ना। नहीं, तो आपस में टकराएंगे तो कुछ समय के लिए वो जरूर चिपक गए आपस में। कुछ समय के लिए क्या हुए? चिपक गए। फिर भले पानी के कण उनको पकड़ के खींच के अलग कर दिए। बात समझ में आ रहे हैं? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये हम लोग कर सकते हैं, इतना में किसको दिक्कत नहीं। तो विलीनीकरण क्या है लिखना है आपको अपने से, क्रिस्टलीकरण क्या है अपने से आपको लिखना है। तो बहुत इजी चीज है। विलयन कब संतृप्त हो जाता है? तो जब दोनों का दर समान हो जाता है, ये आपको लिखना है। नहीं तो हम यहाँ से लिख दिए क्या क्या आपको लिखना है। विलीनीकरण लिखना है, क्रिस्टलीकरण लिखना है, चलिए। और विलयन कब संतृप्त हो जाता है ये भी आपको लिखना है। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बोलिए सर। विलीनीकरण विलीनीकरण कुछ है नहीं है। पानी में चीनी डाले या चीनी घुलने लगा तो ये प्रक्रिया विलीनीकरण है। एक बार और बता दे, क्या बता दे इसमें? है किसी भी द्रव्य में जब हम ठोस को डालते हैं और यदि ठोस द्रव्य में घुलने लगे, नहीं अर्थात विलयन की सांद्रता बढ़ने लगे, तो इस प्रक्रिया को ही विलीनीकरण कहते हैं। बोलिए, इसमें हम क्या नया बता रहे हैं भाई? मतलब आप पढ़ाई की तरह इसको मत सोचिए। जैसे आप क्या सोच रहे हैं, आप ये पढ़ाई सोच रहे हैं किसी भी ठोस को ना द्रव्य में जब डालेंगे अच्छा तो घुल जाएगा तब विलीनीकरण। अरे भाई पानी है, चीनी डालते हैं, घुलने लगा, विलीनीकरण शुरू हो गया। नहीं, उसी में कोनो चीनी का दूगो कौन सट गया तो क्रिस्टलीकरण हो गया। नहीं, एकदम गजब इसको भारी बनाए हुए हैं। नहीं, जो टॉपिक कौन सा पढ़ा दिए विलीनीकरण सब? नहीं सर, थोड़ा एक बार बताइए आप। इसको आसान भाषा में समझिए, उतना दिमाग मत लगाइए। नॉर्मल इसको लिखना है, कोई भी ठोस को द्रव में डालते हैं और यदि ठोस पदार्थ द्रव में घुलने लगे, अर्थात उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। इतना कौन दिमाग लगाना है? एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, छाप दीजिएगा उसी को। कौन, हम अपने से थोड़ा पढ़ा बना के बोल रहे हैं? बस में रहे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, साइड बुक्स में भी लिखा हुआ है, सब में। चलिए, इसको भारी मत बनाइए जानबूझ के। चल दूसरा पॉइंट समझे। अब अगला पॉइंट हम लोग को आता है कि क्या क्या किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव्य में घुलाया जा सकता है? सवाल ये आया। नहीं घुला सकते हैं, ध्यान रखना है। यहां से हम लोग को एक क्वेश्चन आया कि क्या किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव्य विलायक किसी भी द्रव्य विलायक में घुलाया जा सकता है या नहीं? यानी हम कोई भी द्रव्य ले लें, नहीं एक ठोस लिए, नहीं जैसे मान लो आप नमक ही लेते हो और नमक को आप पानी में डाले, घुल गया। नमक को हम लोग तेल में डाले, नहीं तो देखते हैं घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, तो नहीं घुल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव्य में नहीं घुला सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव्य में घुलाया जा सकता है या नहीं? नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नहीं। ध्यान रखना है, किसी भी ठोस पदार्थ को अगर द्रव्य में घुलाना है तो आपको सबसे पहले उस ठोस पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए
और उस द्रव्य पदार्थ की प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि ठोसों की द्रव्य में घुलनशीलता, स्टैंडर्ड लग रहा है, ठोसों की द्रव्य में घुलनशीलता, यानी कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव्य में घुलाना है, ध्यान रखना है। तो ठोसों की द्रव्य में घुलनशीलता एक सिद्धांत पे काम करती है जिसको बोलते हैं समान समान को घुलाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो हम लोग कहा जाता है कि ठोसों की द्रवों में, ठोसों की द्रवों में घुलनशीलता एक सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ध्यान दीजिए, हम लोग को यह कहा गया कि ठोसों की द्रव में घुलनशीलता एक सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। क्या सिद्धांत है भाई? तो बोला गया समान समान को घुलाता है। ध्यान रखना है, समान समान घुलाता है का इंग्लिश हुआ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ध्यान रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलाता है, ये बात हम लोग कहा गया। नहीं, अब समान समान घुलाता है इसका मतलब क्या है भाई? नहीं, ये बात कहा गया। तो हम लोग कहा गया, ध्यान समझेंगे, हम लोग कहा गया कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलेंगे और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलेंगे। ध्यान रखना है, यहां से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट कहा गया कि भाई लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग को यहां से कहा गया कि ध्रुवीय, पहले ध्रुवीय लिखें, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलेंगे तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलेंगे। ध्यान रखना है। नहीं, जिसको आप इंग्लिश में कहो तो आप बोल सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट। नहीं, पोलर ध्रुवीय का क्या होता है? पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट, ध्यान रखना है। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। जैसे हम लोग समझेंगे अगले क्लास में, आपको हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। लेकिन समझे, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ ले। जैसे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया कि H2O लिखा गया कि ये पोलर है। नहीं, और हम लोग को लिखा गया पेट्रोल, ये नॉन पोलर है। हम लोग समझेंगे कि क्यों इसको नॉन पोलर कहा जा रहा है और क्यों इसको पोलर कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए मान लिए कि जल आपका पोलर है और पेट्रोल आपका नॉन पोलर है, तो दोनों का प्रकृति समान है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो नियम कहता है कि यह इसमें नहीं घुलेगा। नहीं, क्योंकि नियम क्या बताएगा? समान समान को घुलाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नहीं, तो अगर ये नॉन पोलर है और ये पोलर है तो कभी भी पेट्रोल तेल में नहीं घुलेगा सामान्य अवस्था में। आए पानी में, तो हम तो पानी बोल रहे हैं भाई, तुम लोग कम सुनाता है। पेट्रोल जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, हम जो लिखे हैं वही बोल रहे हैं, तुम लोग को ढेर सुनाता है। चलिए, तो पेट्रोल जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन आप पेट्रोल ले लीजिए और किरासन तेल ले लीजिए, तो किरासन तेल भी क्या है? नॉन पोलर। के वायल का मतलब किरासन तेल, के वायल किरोसिन ऑयल। नहीं, हम लोग का भाषा बिगड़ा हुआ है। तो अगर यहां से ध्यान दिया जाए तो क्या पेट्रोल में के वायल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर मिक्स कर जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन पोलर में नॉन पोलर मिक्स नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन सा अणु पोलर है और कौन सा अणु नॉन पोलर है।
ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है।